एमपी के ही मुख्यमंत्री रह चुके हैं, एमपी से ही आते हैं, सीनियर लीडर है कांग्रेस के। हम कह रहे हैं अब की बार 400 पार का जो आप टारगेट दे रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि 300, 400, 500 कुछ भी कर लो जब ईवीएम अपनी है तो। वो ईवीएम पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि ईवीएम से छेड़छाड़ हुई है, हमें मौका दिया जाए तो हम प्रूव कर देंगे। और उनको डर है कि जो 400 का टारगेट है, इसीलिए है कि ईवीएम से छेड़छाड़ हो सकती है 2024 में। तेलंगाना में क्या हुआ? उनकी कैसे सरकार बनी? हिमाचल में उनकी कैसे सरकार बनी? वहां तो बीजेपी सत्ता के अंदर थी, वहां पे क्या हुआ? और अभी बनी है। तो ये हार है तो ईवीएम है, ये कोई तर्क नहीं है। जब कोई आदमी चुनाव हार जाता है तो उसके सारे तर्क खत्म हो जाते हैं। और कांग्रेस तो आज पूरी तरीके से दिशाहीन है। कांग्रेस समाजवाद की ओर जा रही है या पूंजीवाद की ओर जा रही है? कांग्रेस धर्मनिरपेक्षता की ओर जा रही है या कहाँ जा रही है? तो कांग्रेस को नहीं पता है। वो तो सड़क पर है, सड़क पर भी अपनी दिशा तय नहीं कर पा रहे। उत्तर जाएंगे, दक्षिण जाएंगे, पूर्व जाएंगे, पश्चिम जाएंगे। तो जो पार्टी दिशाहीन है तो उसकी बातों में कौन सी आपको लॉजिक नजर आ रहा है? राहुल गांधी भी सड़क पर हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और पूरे देश में कांग्रेस के प्रति और इंडिया के प्रति माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनको स्वागत करना चाहिए। जब 370 समाप्त हुई और भारत जोड़ने का बड़ा काम 70 साल बाद हुआ तो कांग्रेस को स्वागत करना चाहिए था। वो क्यों नहीं कर रहे? भारत जोड़ने का सबसे बड़ा काम तो यही था कि 370 समाप्त करी। ये काम तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, कांग्रेस कहाँ कर रही है? नहीं, लेकिन हम जब बात कर रहे हैं सड़क पर, तो सड़क पर कांग्रेस पार्टी एक और यात्रा निकालने जा रही है और वो है राम यात्रा। और वो ये कह रहे हैं कि राम मंदिर तो बन गया, राम भक्तों का क्या होगा? राम भक्तों का कुछ नहीं हुआ, इसलिए राम भक्तों के लिए हम यात्रा निकालेंगे। कौन से राम भगत? जिन्होंने, आडवाणी जी ने जब छद्म सेकुलरिज्म की बात उठाई थी तो विरोध किया था। कौन से राम भगत जिन्होंने मंदिर का विरोध किया था? और कांग्रेस वो राम भगत है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया था कि राम का अस्तित्व ही नहीं है। तो अभी तो इनकी भक्ति भी नकली है। तो नकली यात्राओं से देश का कुछ नहीं होने वाला है। देश विकसित भारत की यात्रा पे चल रहा है और वही भारत की 2047 की यात्रा है। प्रधानमंत्री थर्ड टर्म की बात करते हैं, प्रधानमंत्री ने फोर्थ टर्म की भी बात की। मैं ये कह रहा हूं, आज अभी इसी मंच पर जहां आप बैठे हैं, राज्यसभा में कांग्रेस के उप नेता प्रमोद तिवारी जी यहां पर थे, बड़े सीनियर लीडर हैं। जब उनसे पूछा गया राम मंदिर के बारे में, तो उन्होंने कहा कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं हिंदू हूं, मैं राम भक्त हूं, लेकिन राम का व्यापारी नहीं हूं। वो बीजेपी को राम का व्यापारी कह के गए। किस आधार पे व्यापारी कह रहे हैं? लॉजिक तो पूछते हैं। मैं तो कोई अपनी जाति नहीं बताता, मैं तो कोई क्लेम और दावे नहीं करता, लेकिन किस आधार पे कह रहे हैं? आप बताओ, उनके कोई आधार बताओ, मैं आपका जवाब दे दूंगा। बताइए। कुछ तो आधार होगा जब वो कह के पूछो ना, बताओ ना, मुझे 3-4 तर्क बताओ, मैं उसका उत्तर देता हूं आपको। उनका कहने का शायद ये मतलब था कि चुनाव में आप लोगों को राम मंदिर का या फायदा होगा। नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी ने 89 में पालमपुर अधिवेशन में जब अपना प्रस्ताव पास किया था तो कांग्रेस क्या कर रही थी? समस्या जो है पिछले 450 साल थी, उसका एक लॉजिकल कंक्लूजन निकाला तो कांग्रेस क्या कर रही थी? और आज अगर राम राज्य की अवधारणा को लेकर के बीजेपी गरीब कल्याणकारी राज्य कर रही है तो कांग्रेस को क्यों दिक्कत हो रही है? इस देश के हर पॉजिटिव स्टेप का कांग्रेस ने विरोध किया। जीएसटी को लेकर के आए तो संयुक्त संसद के अधिवेशन का बहिष्कार कांग्रेस ने किया। जब नया संसद भवन बना तो उसका बहिष्कार कांग्रेस ने किया। वहां पर भारत की संस्कृति के आधार पर सेंगोल की स्थापना हुई तो विरोध कांग्रेस ने किया। देश में दलित राष्ट्रपति बने तो विरोध कांग्रेस करती है। देश में आदिवासी राष्ट्रपति बने तो विरोध कांग्रेस करती है। तो कांग्रेस इवन 370 भी समाप्त होती है तो विरोध कांग्रेस करती है। तो कांग्रेस समर्थन किस चीज का करती है? आप पूछो उनसे। कांग्रेस एक ही बात का समर्थन करती है कि एक ही परिवार सत्ता में रहे और उसी की गुलामी पूरा देश करे। यही कांग्रेस का एजेंडा, और कांग्रेस का कोई एजेंडा नहीं। कांग्रेस एक और सवाल पूछती है आपसे, और क्योंकि आपसे अप्रोप्रिएट कोई नहीं हो सकता, कांग्रेस कहती है मोदी सरकार ने या बीजेपी ने हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था।
आप क्योंकि केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं, आज आप क्लियर कर दीजिए पिछले 10 सालों में कितनी नौकरियां देश में दी गई, क्योंकि वो कहते हैं कि ये वादा पूरा नहीं हुआ। 10 साल के हिसाब से 20 करोड़ लोगों को नौकरियां मिल जानी चाहिए थी। स्वरोजगार के क्षेत्र में देश सबसे आगे बढ़ा है। भारत जो कांग्रेस के आने से पहले दुनिया की 5 डगमगाती अर्थव्यवस्था में था, आज विश्व की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में है। ईपीएफओ के आंकड़े उठा के देखिए, नौकरियां लगातार निजी क्षेत्र में बढ़ रही है। प्रधानमंत्री जी हर महीने 1 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे रहे हैं। राज्य सरकारों की नौकरियां अलग दी जा रही हैं। अकेले हमारे मंत्रालय ने ई श्रम का रजिस्ट्रेशन किया। 400 से ज्यादा ऑक्यूपेशन के 29 करोड़ लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। पीएलएफएस के पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के जो आंकड़े आ रहे हैं वो नौकरी को बढ़ता हुआ दिखा रहे हैं। देश के ग्रोथ के आंकड़े आ रहे हैं वो विकास को बढ़ता हुआ दिखा रहे हैं। जीडीपी के आंकड़े आ रहे हैं उसमें हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सबको बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस को नहीं दिखाई दे रहे। उसके लिए उन्हीं से पूछो कि उन्होंने चश्मा कौन सा लगा रखा है। भूपेंद्र यादव जी को क्या लगता है क्यों नहीं दिखाई दे रहा उनको? उनसे पूछो। देश आज विकास के रास्ते पे आगे बढ़ रहा है और इसीलिए देश आने वाले चुनाव के लिए कह रहा है फिर एक बार मोदी सरकार। फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप लोगों ने 370 बीजेपी के लिए 370 प्लस और एनडीए के लिए 400 प्लस का टारगेट रखा है। आप 350 भी रख सकते थे, आप 380 भी रख सकते थे। 370 और 400 ही स्पेसिफिक क्यों? हमारे नेतृत्व ने कार्यकर्ताओं को एक लक्ष्य दिया और आपने देखा था जब 2014 में हम चुनाव के लिए आए थे तो कोई नहीं मानता था कि बीजेपी पूरी 282 सीटें लेकर के आएगी। जितना वोट प्रतिशत हम 2014 में लेकर के आए उससे ज्यादा वोट प्रतिशत हम 2019 में लेकर के आए। अब जब 10 साल में लोगों ने ये देखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने देश को एक स्थायित्व वाली, मजबूत और सशक्त सरकार दी है और आज देश ने इस हकीकत को स्वीकार किया है कि हिंदुस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है, तो भारत अपने आत्मविश्वास के लिए और विकसित भारत बनने के लिए आने वाले चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 400 पार के लक्ष्य के लिए मजबूत भारत के लिए वोट देने वाला है। नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं इसका 370 का कनेक्शन धारा 370 से है। तो बुरा क्या है? मतलब है? बुरा क्या है? अच्छा है। मैं बुरा नहीं बोल रहा, मैं पूछ रहा हूं है कनेक्शन। कोई भी लक्ष्य दे और अच्छी बात है, देश को गर्व है कि 370 समाप्त हुई, इसमें क्या बुरा है?